नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और मैं प्रभात एग्जाम के करंट अफेयर शो के 19वें एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। इस श्रृंखला में हम प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से दिन के महत्वपूर्ण वर्तमान मामलों को कवर करते हैं। हम विभिन्न समाचार पत्रों और वेब पोर्टलों से महत्वपूर्ण समाचारों को कवर करते हैं। इस करंट अफेयर शो को देखने के बाद आपको किसी भी न्यूज़ पोर्टल पर जाने की या न्यूज़पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए बिना किसी समय को बर्बाद किए आज की वीडियो से शुरुआत करते हैं। नंबर 1, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास ने अर्थव्यवस्था में 5 सकारात्मक बदलावों पर प्रकाश डाला। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास ने हाल ही में कहा कि 5 गतिशील क्षेत्रों में आए सकारात्मक बदलावों में देश की अर्थव्यवस्था के भविष्य को आकार देने की क्षमता है। फार्म सेक्टर के पक्ष में बदलाव, रिन्यूएबल के पक्ष में ऊर्जा मिश्रण में बदलाव, सूचना और संचार का लाभ प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप्स को मिलना, आपूर्ति और मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करना और विकास गुणक के रूप में बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करना। उन्होंने कहा कि कुछ लक्षित मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। ऐसी परियोजनाएं अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने में मददगार साबित हो सकती हैं। नंबर 2, चीन को एक और झटका लगा। रूस ने S-400 मिसाइलों की डिलीवरी स्थगित कर दी। रूस ने चीन को S-400 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली की डिलीवरी को निलंबित करने की घोषणा की है। 2018 में चीन को S-400 मिसाइल का पहला बैच मिला था। S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली को रूस में अपनी तरह का सबसे उन्नत माना जाता है, जो कि 400 किलोमीटर की दूरी और 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक के लक्ष्य को नष्ट करने में सक्षम है। नंबर 3, 23 PSUs की हिस्सेदारी बिक्री के लिए सरकार तैयार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि सरकार लगभग 23 सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की हिस्सेदारी की बिक्री प्रक्रिया को पूरा करने पर काम कर रही है। विनिवेश योजनाओं के बारे में बात करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में एक ऐसे समय में हिस्सेदारी बेचना चाहती है जब वह सही मूल्य प्राप्त कर सके। 2020-21 के वित्तीय वर्ष के लिए सरकार ने 2.1 लाख करोड़ रुपए का निवेश लक्ष्य निर्धारित किया है। इसमें से 1.2 लाख करोड़ रुपए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश और दूसरे 90,000 करोड़ रुपए वित्तीय संस्थानों में हिस्सेदारी बिक्री से आएंगे। नंबर 4, निवेश आकर्षित करने के लिए लैंड बैंक बनाने की सरकार की योजना। भारत में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए कारखानों और उद्योगों की स्थापना के लिए भूमि की तलाश हमेशा एक बड़ी चिंता रहती है। देश में निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार उद्योगों के लिए एक लैंड बैंक बनाने की योजना बना रही है। 6 राज्यों ने पहले ही भूमि बैंक के लिए अपनी सहमति दे दी है। इस लैंड बैंक की सहायता से संभावित निवेशक उद्योगों के लिए अपने दूर के कार्यालय से भूमि का पता लगाना आसान हो जाएगा और वे अक्सर भूमि स्वामित्व एजेंसियों के कार्यालयों का दौरा लगाने के झंझट से भी बच जाएंगे। नंबर 5, सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी से अंतिम वर्ष की परीक्षा आयोजित करने पर मांगा जवाब। उच्चतम न्यायालय ने यूजीसी के दिशा निर्देशों जिससे विश्वविद्यालयों के लिए अपने अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 30 सितंबर तक करना अनिवार्य हो गया है, को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी है। जस्टिस अशोक भूषण और सुभाष रेड्डी और BR गवई की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को निर्देश दिया कि वे 29 जुलाई तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी की याचिकाओं पर आम जवाब दाखिल करें। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 6 जुलाई की अधिसूचना और उसके बाद के अंतिम यूजीसी दिशा निर्देशों को 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए परीक्षा आयोजित करने के लिए अनिवार्य बताते हुए आज शीर्ष अदालत के समक्ष 4 याचिकाएं सूचीबद्ध की गई। विभिन्न विश्वविद्यालयों के 31 छात्र जिसमें शामिल हैं युवा सेना के नेता आदित्य ठाकरे ने कोर्ट में यह याचिका दायर की थी। युवा सेना के ठाकरे जैसे याचिकाकर्ताओं ने यूजीसी से व्यक्तिगत राज्य सरकारों को उम्मीदवार के पिछले प्रदर्शन के आधार पर अंतिम वर्ष के छात्रों को उत्तीर्ण करने की अनुमति देने की मांग की थी। दोस्तों, अब समय आ गया है आज के सवाल का। आज का सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे आरबीआई द्वारा प्रबंधित किया जाता है। आपके ऑप्शन हैं देश की राजकोषीय नीति या फिर फिस्कल पॉलिसी, देश की मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी, देश की शिक्षा नीति या एजुकेशन पॉलिसी, या फिर देश की स्वास्थ्य नीति या हेल्थ पॉलिसी। दोस्तों, आप अपने जवाब हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में बताएं। हम इस पर कल की वीडियो में चर्चा करेंगे।
दोस्तों, कल हमने आपसे पूछा था कि राफेल लड़ाकू विमान कौन सी पीढ़ी का विमान है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 4.5। आप में से उनको बताइए जिन्हें सही जवाब मिले। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहे और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।